फिर वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो वेरी गुड जो कल तुम लोगों ने रिस्पांस दिया, और जो जाहिर सी बात है सुबह नेस्तीपन की वजह से क्लास में उठ नहीं पाया था, उसने फिर शाम को जाके वो सवालात वहाँ पोस्ट किए, मुझे भेजे। वेरी इंप्रेसिव। देखो फिर बता दूं, ऑडिट को पास करने का एक ही तरीका है, द मोर यू विल राइट, आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, आपके सामने है, अगर आप लिखते हैं तो लिखने के मायने कितने चेंज हो जाते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू राइटिंग है तो वहां भरने लगता है, तो उसको हमें सही करना है। और अब मैंने आपको कहा था कि 4-5 सवालों के बाद सब इक्वल होंगे। आप देखें, वो बात मैंने प्रूफ की है कि जब बच्चों ने सवाल किए, सबके आइडियाज क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। यानी हर बच्चे ने तकरीबन रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए थे, सिवाय पीपी का किसी ने नहीं किया तो नहीं किया। ऐसा ही है भाई ऑनलाइन वालों। तो आपने इसी स्पिरिट को लेके चलना आगे। आप जितना लिखेंगे ये पेपर पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नॉलेज मैं दे रहा हूँ आपको, सही जी। आपने खाली उसको अप्लाई करना है। जितनी एप्लीकेशन आपकी ज्यादा होगी उतनी पासिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई बच्चा आखिर तक लेक्चर को लटका के रखता है, रिकॉर्डिंग पे जाता है, ऑडिट वो पास करके दिखा दे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, टीचर से डिस्कशन, अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो टीचर से क्या पूछोगे यार कि क्या हुआ सर, ये मतलब इसको यूं लिख सकता हूं, तो आप चेक कराते तो दिस इज वेरी गुड। चलें जी, आगे लेके चलते हैं। मुझे एक बात बताएं कि लेट से कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, तो अगर लेट से मैं एआरटीडी की एग्जांपल दूं, तो एआरटीडी में जब हम आपसे फीस लेते हैं तो वो कितने मंथ्स की होती है। हाँ भाई, 6 मंथ्स की। अच्छा, 6 मंथ्स की होती है, बिल्कुल सही है। मुझे आप एक बात बताएं, अब आप लोग ना उस वाले ट्रैक पे आ चुके हो, तो आप लोगों ने मुझे बता दें कि क्या रिस्क नजर आता है। क्योंकि आईएफआरएस मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ आईएफआरएस पढ़े हुए नहीं है ना, तो मैं साथ साथ लेके चलता हूँ आगे। मैंने ये कहा कि अगर लेट से मैंने एक बच्चे से 18,000 रुपये एडवांस लिए, 18,000 क्या लिए, एडवांस लिए। तो मुझे एक बात बताओगे, आपके 18,000 रुपये एडवांस लेने का मतलब यह है कि मैंने आज डे 1 पे पैसे ले लिए, और मैं उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा वो ओवर द पीरियड प्रोवाइड करूंगा। ऐसा ही है, सर्विसेज ओवर द पीरियड प्रोवाइड होंगी। अच्छा, सर्विसेज ओवर द पीरियड प्रोवाइड करने का मतलब समझते हो। हाँ जी, सर्विसेज ओवर द पीरियड प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि सर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो रही है ओवर द पीरियड। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटल हो रही है जानी, ओवर द पीरियड। और आईएफआरएस 15 जो कि आपने नहीं किया, बट आपको उसकी एक मैं थीम बता चुका हूं, वो कहता ही है कि आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो तब रिकॉर्ड करना है जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो, सेटल हो। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीइंग इन द टीचिंग इंस्टीट्यूट, सही है ना, बीइंग इन द टीचिंग फील्ड, मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी इंस्टीट्यूट एडवांस में इनकम बुक कर सकता है? नहीं। क्योंकि जब तक मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तब तक मुझे रेवेन्यू बुक करने का राइट नहीं है। मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, पढ़ाना। तो अगर मैंने आधा कोर्स कंप्लीट करवाया, आधा नहीं करवाया, दैट मींस कि आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हैं, आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हैं। तो तभी तो वो कहता है कि भाई इस केस के अंदर, जब आपको ये पता है कि सामने वाला बंदा आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहा है, तो ये वन टाइम तो नहीं है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अब आईएफआरएस के जार्गन यूज कर रहा हूं, क्या इसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम पे फुलफिल कर रहा हूं या ओवर टाइम? वेरी गुड। तो आईएफआरएस 15 में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम, सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ओवर टाइम। यहां पे कौन सा फॉलो हो रहा है? अच्छा, आप पॉइंट इन टाइम क्यों नहीं कह रहे? 6 महीने में प्रोवाइड कर रहा हूं ना भाई। आप ये तो नहीं कह सकते आपने 18,000 रुपये ले लिया आज तो आपने रेवेन्यू बुक कर लिया, नहीं।
आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने आज पैसे लिए, आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं की है। इस चीज को देखने के बाद क्या रिस्क नजर आता है कि किसी इदारे में आप टीचिंग इंस्टीट्यूट का ऑडिट करने गए, अब तो ऑडिट तो टीचिंग इंस्टीट्यूट का भी होता है ना, किसी यूनिवर्सिटी का ऑडिट करने गए, क्या रिस्क होगा जानी गौतम? वेरी गुड यार, वेरी गुड, कि रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी हम स्पेसिफिक बात करें, देयर माइट बी अ रिस्क दैट रेवेन्यू माइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट पॉइंट इन टाइम इंस्टेड ऑफ ओवर टाइम। लिखो अपने पास कि देयर माइट बी, यानी अब आप ना तेज हो गए, समझ आती है आप लोगों को बात कि ये है तो रिस्क क्या होगा, नहीं आप पकड़ने लग गए उस चीज को कि हाँ भाई इससे ये मसला हो सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज मुझे कैसे पता लगेगी कि एक एंटिटी ये करती है? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एंटिटी को समझो, इदारे को समझो। वेरी गुड यार, तभी तो वो कहता है कि ऑडिट करने से पहले आपने क्या करना है? रिस्क असेस करना है। और रिस्क असेस करने का तरीका क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो आपने पहले एंटिटी को समझने को करती क्या? आप मुझे एक बात बताएगा तुम में से कोई बेवकूफ बच्चा अगर ऑडिट करने जाता तो वो क्या करता पता है? बच्चों की फीस देखता और बोलता रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है। बात समझो, कि बच्चों की फीस देखता वो क्या कहता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ। ऐसा तो मेरा प्रैक्टिकली हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है। प्रैक्टिकली पता है क्या हुआ है? मैंने किसी बच्चे को ना स्कूल का ऑडिट करने भेजा। अच्छा स्कूल का ऑडिट है जुलाई से जून, जुलाई से जून। अब वो बेव्यू बीवीए कॉलेजेस हैं, वो इतने हैवी हाईफाई कॉलेजेस हैं, उसमें जो पेरेंट्स हैं ना एडवांस पैसे दे देते हैं, वो बाहर बाहर रहते हैं, वो बोलते हैं भाई कौन पकड़ाट पालेगा, ले लो 6-6 4-4 10-10 महीने की फीस एक साथ। तो वो लोग क्या, उस मेरे बच्चे ने क्या किया, वो गया इनवॉइस देखी, बोला सर मैं रेवेन्यू की वेरिफिकेशन करके आ गया। उसने फिर वही बेवकूफी की, इनवॉइस देख के बोल रहा सर पैसे तो आ गए ना। मैंने कहा भाई पैसे आना अलग बात है, इनकम होना अलग बात है। कल को इन्होंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल नहीं की तो वो रेवेन्यू नहीं है इनका। तो ये उसको समझ ही नहीं थी ना, उसको समझना है पहले बिजनेस क्या है, कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम पे हो रही है या ओवर टाइम हो रही है। तो दिस इज हाउ यू गेट, जब आप अंडरस्टैंड करेंगे किसको, एंटिटी को, तो समझ के ऑडिट करना होता है। क्लियर है? रिस्क ही यही है ना। अब देखो इस माइंडसेट से जाते हैं ना आप लोग कि अगर यार मुझे ये रिस्क है कि यार इसने ओवर टाइम नहीं किया होगा, तो आप बोलेंगे आप मुझे पहले पैसे दिखाएं, आप इनवॉइस देखेंगे, फिर इनवॉइस को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे। अगर 6 महीने हो चुके हैं तो रेवेन्यू कितने महीने का? 6 महीने का। 8 महीने हो चुके तो रेवेन्यू 8 महीने का। अगर लेट से स्कूल है तो 12 महीने का कोर्स है, तो रेवेन्यू भी 12 महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो यही तो उसको समझ आनी थी बात, जो कि उसको समझ नहीं आई थी। तो वो क्यों नहीं समझ आई थी? क्योंकि उसने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया था। अच्छा इस केस में बच्चों आप लोगों ने मुझे बखूबी सही बताया कि देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू माइट हैव बीन रिकॉर्डेड एट पॉइंट इन टाइम इंस्टेड ऑफ ओवर टाइम। सही है जी। और पहले मुझे एक बात तो बताओ यहाँ पे, ताकि मैं कंफर्म करूं, ये जो मैं सारे रिस्क लिखवाता हूँ तुम लिखते हो ना एक जगह पे, और कुछ लिखने को नहीं कहता, रिस्क लिखने को कहता हूँ, ताकि मैं अलग अलग सिनेरियोज देता हूँ आपको कि ये इंडस्ट्री होगी तो ये होगा, ये इंडस्ट्री होगी तो ये होगा। तो अब तुम्हें पिक करना है, यानी अब तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि देख के रीड करके समझ आए कि मसला क्या हो सकता है। और जिसकी अकाउंटिंग अच्छी है वो आराम से रिस्क आइडेंटिफाई कर लेगा। क्लियर है? आगे अब इस पे सोने पे सुहागा, आओ नई चीज करते हैं। मैंने कहा कि आपको अगर लिख के दूं मैं कि जो 18,000 रुपये हम पैसे ले रहे हैं, इसके अंदर आपका कोर्स मटेरियल भी शामिल है। क्या शामिल है? यानी बुक्स। अब क्या रिस्क है? वेरी गुड यार, क्या जवाब दिया बंदे ने, वेरी गुड। ये अमाउंट भी ओवर द टाइम बुक कर लिया, जबकि इसको कब होना चाहिए? पॉइंट ऑफ टाइम पे। वेरी गुड यार, बेहतरीन लड़के। भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये तो ओवर द पीरियड नहीं होना चाहिए ना। ये तो जैसी ही किताब है, जैसे मूवमेंट से तुम बुक खरीदने गए तो क्या वो रेवेन्यू टुकड़ों में बुक करेगा, या जब बुक बेची तब बुक करेगा? जब बुक बेची। तो भाई मुझे एक और जवाब, वेरी गुड यार, दूसरा जवाब। सर आप ये भूल के एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, याद करो। वो तो मैंने बाइक की एग्जांपल दी ना, आपने सिनेरियो में फिर के जाना, देखना है कि भाई हो क्या रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ? वेरी गुड। तो आपने इस 18,000 को बाइफरकेट करना है कितनी चीजों में? 2 चीजों में। तो दूसरा पहला रिस्क क्या था, जैसे इन्होंने कहा कि देयर इज अ रिस्क दैट कोर्स मटेरियल रेवेन्यू माइट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ पॉइंट इन टाइम। अब ये उसका उलट हो गया। भाई यही रिस्क है ना आपका, कि वहां ये मिक्स हो गया और वहां ये मिक्स हो गया हो, ऐसा ही है।
अच्छा भाई, अब एक और रिस्क है, there's a risk that different performance obligations might not have been identified separately. दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है ना, कौन कौन सी? एक बार ना, दूसरा तो देखो आप खुद सोचो यार, आपके रिस्क कैसे खुद सामने आ रहे हैं। आप देखो टारगेटेड जाओगे ना, आपको पता है क्या क्या देखना है मेरे को। आप बोलेंगे कि भाई सबसे पहले तो हो सकता है इदारे ने ये भंड मारा हुआ हो कि अलग ही नहीं किया हो, क्योंकि ट्यूशन फीस को रिकॉग्नाइज करना अलग बात है, कोर्स मटेरियल का रेवेन्यू अलग बात है। तो देयर इज अ रिस्क दैट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब आइडेंटिफाई हो गई तो एक और भी तो रिस्क है कि ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन सही ना हुई हो। उन्होंने बोला कोर्स को ज्यादा पैसे दे दो क्योंकि वो तो वन टाइम बिकेगा, रेवेन्यू आ जाएगा। बात समझ आई? तो देयर इज अ रिस्क दैट डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड। दूसरा रिस्क क्या है कि ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन एलोकेटेड प्रॉपर्ली। अब देखो ये सिनेरियो समझने, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है, सिर्फ बाइक वाली एग्जांपल नहीं है, ये भी है। जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं आगे, और फिर वो अपनी जगह रिस्क रहते हैं कि भाई सर्विसेज को पॉइंट इन टाइम पे कर लिया ओवर द पीरियड की बजाय, और कोर्स मटेरियल को ओवर द पीरियड कर लिया हो पॉइंट इन टाइम के बजाय। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात? डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट बी एलोकेटेड प्रॉपर्ली या अप्रोप्रिएटली। चलिए, यानी यहां तक आपको रिस्क समझ आते हैं। अच्छा भाई, जब आपने ये समझ लिया, मैं आपको इसमें मजे की बात बताता हूँ, आप अभी समझ जाओगे, खुद बताओगे। अगर मैं इसमें ये कह दूं कि बच्चों के जो ड्यूज हैं बच्चे पे ही नहीं कर रहे, वेरी गुड, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। भाई ऑनलाइन वालों मुझे बताओ, मैं इंडस्ट्री चेंज कर दी ना मैंने, तो अब मैं अकाउंट रिसीवेबल कहूंगा या बच्चों की फीस ड्यू कहूंगा? फीस ड्यू कहूंगा। वही बात, वही रिकवरी नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि भाई जो मेरे रिसीवेबल डेज है वो क्या हो गए, बढ़ गए। तो ये रिस्क यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर सवाल में नहीं है तो मतलब वो रिस्क भी नहीं है। तो आप विजिलेंट रहे, सोचे। अच्छा एक और बात बताओ, तुम अभी बता सकते हो मुझे, अभी तुम बता सकते हो मुझे, एक बात बताओगे? नहीं तो रिसीवेबल जो है हमारा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ओवर स्टेटमेंट ही है ना, तो बैड डेट एक्सपेंस का तो रिस्क है, बात तो एक ही है। अच्छा अब एक और चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो मैं कनेक्ट कैसे करता हूँ, यहाँ पे सिचुएशन बना रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि मैंने किताबें बनवाई हुई थी, मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने किताब बनाई पिछली अटेम्प्ट में, 500 प्रिंट करा ली, सही है जी। अब लेट से अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने अब जो नई किताब बनाई है उसमें नए फीचर थे, तो बच्चे पुरानी किताब नहीं खरीद रहे, क्या रिस्क है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब कैसे पता लगा? बिक नहीं रही ना, यही तो पता लगा कि इन्वेंट्री डेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। वो तभी पता लग रहा है कि इन्वेंट्री मौजूद है, नहीं बिक रही। तो ये रिस्क होते हैं जब हम इदारे में जाते हैं, तो हम देखते हैं यार ये तुम्हारी जो इन्वेंट्री किताब है बिक क्यों नहीं रही है, इतने टाइम से पड़ी हुई है। तो भाई जाहिर सी बात है, वर्जन आउटडेटेड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वो जो प्रोडक्ट होता है वो आउटडेटेड हो जाता है। बात तो दोनों में सेम है, सोचने का और देखने का तरीका क्या है, बस अलग है। बात क्लियर है? अच्छा जी, ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ, यहाँ तक क्लियर है जल्दी से? वेरी गुड यार। अच्छा भाई, अब सर हम एक प्रश्न कर लेते हैं, आप इसको मुझे लिख के बताएं।
ये मैं फिर वहां पे पोस्ट कर रहा हूँ. Cost of course material is also included in the fee. There is a risk that separate performance obligation might not have been identified and the transaction price might not have been allocated appropriately. Perfectly drafted. 30% of the students have not claimed the course material. There is a risk that revenue might have been recorded even when the performance obligation has not been settled. Very good, Mahek. बिल्कुल. देखो मैं ये तो चाह रहा था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है कि सबकी ड्राफ्टिंग क्या हो जाए, सेम हो जाए. दिस इज वेयर यू टारगेट यार कि भाई ये रिस्क है तो मुझे पता है. गुड यार. फरहान ने लिखा है कि सर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी. अब देखो आपको तमीज आ गई ना लिखने की, लिंक करना कि सिचुएशन में ये मसला है तो उससे ये रिस्क होगा. बाकी लिखना मैं सिखाता हूँ. Educational university follows a policy of receiving 50% of the fees at the start and 50% in middle. There's a risk that revenue might be overstated and not recorded over the period. अच्छा, इसको यूं कर सकते थे आप, पता कि revenue might be recorded at point in time, क्योंकि आप IFRS के jargons यूज करेंगे ना, that will help you to pass the exam. उसको होगा यार वाकई ये कोई बंदा या बंदी है, इसको नॉलेज है चीजों की. The cost of course material is included in the fees. There's a risk that performance obligations might not have been identified. Different performance obligation लिखना सही है पता. Not have been identified. Transaction price might not have been allocated properly. सही जी. ओके ये भी सही है. 30% of the students have not claimed the course. There's a risk that overstatement of inventory. गलत. overstatement of inventory का नहीं, आपने लिखना है कि 30% अगर लोगों ने कोर्स मटेरियल नहीं लिया तो there's a risk कि उसका भी रेवेन्यू बुक हो चुका हो. सही है जी. तो मैं लिख रहा हूं प्लीज करेक्ट एज सजेस्टेड. देखो फेसबुक का असल इस्तेमाल ये होता है, हम लोग पता नहीं क्या करते हैं. The educational university has a policy of receiving 50% fees in advance and 50% middle of the semester and 10% discount is given who pay the entire fees. अच्छा रिमशा, हम पूरा सिनेरियो नहीं बताते, अगर लाजमी भी नहीं है, यानी 50% एडवांस भी लिख के आगे कहानी बताते तब भी सेम है. सेट है. तो चलो वेरी वेल डॉक्टर, आपने सिचुएशन पूरी लिख दी, पर आप उतनी सिचुएशन उठाएं जितनी उस चीज को बयान करने के लिए सफिशिएंट हो. Therefore, there is a risk that revenue might have been recorded at point in time instead of point over time. ये बिल्कुल बेहतरीन लिखा है, बिल्कुल बेहतरीन लिखा है. Since the cost of course material included in the fee, there are the following risk. ये बिल्कुल अच्छा लिखा है इन्होंने बात कि क्योंकि उसके अंदर शामिल है तो फिर उससे ये दो रिस्क आते हैं. इन्होंने इस बाइफरकेट किया, तीन बल्कि. Different performance obligation, identify new year, transaction price, allocate new year, revenue might have been recorded for course material even when the performance obligation is not settled. Very good, बिल्कुल सही. तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ये काहे कमेंट नहीं हो रहा. ओके जी. एक मिनट है. अच्छा ऐसा लिखते हैं कि एजुकेशनल यूनिवर्सिटी इज इन्वॉल्व इन एजुकेशन सेक्टर विच रिक्वायर्स रेवेन्यू टू बी बुक ओवर टाइम विद एप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन ऑफ IFRS. अच्छा ऐसा हम ना ये नहीं लिखते कभी भी विद एप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन, आप खाली रिस्क बताएं. यानी आप ये बोलेंगे, देखो लिखना क्या है, आप किसी को समझा दो. जैसे कोई आपसे, जैसे मैं फॉर्म में आपसे पूछूं यार बता यार तू इस इदारे पे जा रहा है क्या रिस्क होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 50% फीस एडवांस में ले लेते हैं तो रिस्क है कि रेवेन्यू उसी टाइम बुक हो जाए रेदर देन ओवर टाइम. तो आपने वैसे ही बयान करना है, क्योंकि वो तो मुझे पता है ना कि इस पर IFRS 15 है, आपने उसकी बातें बतानी है. सही है, कोई मसला नहीं. इनिशियल है. In accordance with EU policy, the 50% tuition fee received at the start of the year should not be recognized as revenue because. अच्छा देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा आप कह रहे हैं कि शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, आप उसको बोलना चाहिए होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं ना, आप रिस्क बताएंगे. रिस्क क्या है कि हो गया होगा. सही है जी. हम ये नहीं लिखते कि शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज. तो आप सिंपल ये बताएं कि भाई अगर 50% फीस एडवांस में रिसीव होती है तो ये रिस्क है कि हो सकता है कि वो रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड हो गया इंस्टेड ऑफ पॉइंट ओवर टाइम. यहाँ पे आपने ना उस पर इम्पोजिशन दिखाई है कि भाई ये नहीं होना चाहिए.
तो ऐसे नहीं। अच्छा, द रिमेनिंग 50% फी रिसीव इन द मिडिल ऑफ सेमेस्टर शैल आल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू। अच्छा, आपने एक ही बार बतानी थी, आपने डबल बता दिया ये। रिगार्डिंग डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड, द स्टूडेंट हु पे the entire amount is charged. This creates as the EU might not have allocated standalone prices appropriately, which may lead to overstatement of revenue. अच्छा देखो, पहले तो आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करानी है जानी, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज करेक्ट एज सजेस्टेड। आप इसमें से लेट से सोल्यूशन देख सकते हैं जो रमशा ने लिखा था, सही जी। और यहाँ पे बाकी बच्चों ने, अच्छा जुनेद ने लिखा है सिंस EU is receiving student fees in advance, therefore there is a risk that recognition of revenue in start without performance obligation being settled. अच्छा देखो, रेवेन्यू इन स्टार्ट तो तुमने सही लिखा जुनैद, तो आपने लिखना था कि ओवर टाइम होना चाहिए, यानी इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट ओवर टाइम, सही है। In addition to this, EU also provides course material to its students under the same fees, therefore the EU may not identify different performance obligation. पर जुनैद आपने जो लिखा है ना different performance obligation, आप ये भी लिखें कि ट्रांजैक्शन प्राइस भी एलोकेट नहीं हुई होगी, प्रॉपर रिस्क। खैर मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्लीज करेक्ट एज सजेस्टेड। गौतम ने लिखा है कि भाई 50% फीस एडवांस में मिल जाती है, बाकी मिडिल ऑफ द सेमेस्टर में मिलती है। may have been booked, ठीक है। इन दिस सिनेरियो देयर इज अ रिस्क दैट रेवेन्यू may have been booked एट, अच्छा एट द टाइम नहीं होता है, एट पॉइंट इन टाइम होता है, सही जी, ये अल्फाज सही कर लेना। When advance is received instead of recording revenue over the period, चलो आगे सही है। Discount, ये discount of 10% amount disclosure is may have been proportional, नहीं ये प्रोपोर्शनल वगैरह नहीं। देखो डिस्काउंट के लिए तुम तो खाली ये बोलो कि ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होनी चाहिए ना, क्योंकि एक ही में सब है। अच्छा भाई, कोर्स मटेरियल फी ऑफ सेमेस्टर इंक्लूड्स द कोर्स मटेरियल प्रोवाइडेड, therefore there is a risk that performance obligation may not have been recognized, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में नॉट में हैव बीन, ये थोड़ी सी इंग्लिश गलत कर दी जानी। गौतम आप कहो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है ये वाली, आप बोलो कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड, आपने लिखा है रिकॉग्नाइज, सही है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पहले आइडेंटिफाइड लिखोगे, सही है। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करने के बाद आप बोलोगे कि उसके ऊपर ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हुई या नहीं हुई। क्लियर है गौतम? हाँ वो आगे सही है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जगह क्या करोगे, आइडेंटिफाइड। देखो पहले आइडेंटिफाई होती है, फिर प्राइस एलोकेट होती है, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होती है, तो रिकॉग्नाइज होती है। रिकॉग्नाइज करने से पहले की मंतक है ना। हाँ वो कह रहे कोई मसला नहीं, पर देखे तो एक बात समझो, इसने कहा ना आइडेंटिफाइड वाला मतलब था, पर ये मतलब एग्जामिनर को नहीं समझ आता, वो तो बोलेगा जो तुमने लिखा हुआ है उस पर आ जाओ। क्लियर है? अच्छा भाई, महक हम रीड कर चुके थे, बेहतरीन ड्राफ्टेड था। मोहम्मद वलीद, एंटिटीज इंगेज इन ट्रांजैक्शन हैविंग मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा ऐसे नहीं लिखते वलीद कि एंटिटीज इंगेज इन ट्रांजैक्शन हैविंग मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नहीं। आप सिंपल ये करेंगे, आप पहले फैक्ट बताएंगे कि इसके सवाल के अंदर क्या है। अब ये बोलेंगे कि कोर्स फी इंक्लूड्स, आप बोलेंगे ट्यूशन फी इंक्लूड्स द फीस ऑफ कोर्स मटेरियल, there are different performance obligations and there's a risk that different performance obligation might not have been identified by the management. Clear है? तो कोई मसला नहीं, आप लोग आइडिया सही पहुंच चुके हो, खाली हमें उस पर अंग्रेजी भी काम करना है। इबाद, अच्छा भाई इबाद, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप ना जैसे पॉइंट्स में लिखा करो, यानी आपने मेरे ख्याल से पॉइंट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिक्स लिखा हुआ है, आप क्या करें पॉइंट्स बनाए रिस्क के अलग अलग, पहला दूसरा और तीसरा, ताकि लगे कि अलग अलग रिस्क है। Education university has student base of 2,500 students, it receives, अच्छा देखो 2,500 स्टूडेंट की बात बताने की कोई वैसे नीड नहीं थी। It receives its payments in advance from the students, so there is a risk of overstatement of revenue because revenue might be recorded at point in time instead of being recorded over the period. ये बिल्कुल perfect लिखा है बात। Moreover, the fees also includes the cost of course material. It means that the fees contains various performance obligation. ये भी बेहतरीन लिखा है, तो उसको एलोकेट होना चाहिए। अच्छा 30% of the students who paid their fees in advance have not received the course material, so the performance obligation is not settled, so the revenue of the course will not be recorded
टिल द ईयर एंड। अच्छा देखो आपने यहाँ पे ना इसको फिर वही इम्पोजिशन कर दिया। आप बोलेंगे कि क्योंकि अब तक लोगों ने कोर्स क्लियर नहीं किया तो देयर इज अ रिस्क कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका हो। आप ये नहीं कहें कि रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आप बोलेंगे देयर इज अ रिस्क कि वो रिकॉर्ड, वो तो चेक करोगे तो पता लगेगा ना। क्लियर है बात? खैर वेरी वेल ड्राफ्टेड जी। डिस्काउंट तो बात तो पीएनएल पे तो वही आ जाएगा ना जानी, पीएनएल पे तो नेट रेवेन्यू बनने से क्या होगा, प्रॉफिट देखना होता है ना। चलो वो क्लासिफिकेशन भी गलत है, वो तो एक अलग रिस्क है, तो अभी हमें जो सिचुएशन से दिख रहा था वो तो ये है ना। अच्छा भाई मैं लिख दूं यहाँ पे लास्ट वन नीड टू बी एडजस्टेड एज डिस्कस्ड। हाँ भाई रीड करता तू? रीड कर। No, हाँ educational university has a policy of receiving 50% of the fees in the starting of the semester and remaining 50% in the middle of the semester. There is a risk that the advance might have been recorded at point in time instead of over the period. ओवर द पीरियड, बिल्कुल सही है। Since period is included in the fees of the course, there is a risk that different performance obligation might not have been allocated appropriately. And there is also a risk of overstatement of inventory and recognition of revenue as 30% of the students who were registered in December and not paying the course material with 31st December. सही है, गुड। अच्छा अब यहाँ पे ईमान ने लिखा है कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी एज स्टूडेंट बेस ऑफ 2500। अच्छा फिर बता दूं कि इसको लिखने की नीड नहीं थी कि 2500 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 50% पे द फीस इन एडवांस। यानी हम सिर्फ यूं शुरू कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स पे 50% फीस इन एडवांस। There may be a risk that revenue is recognized in point in time instead of over time. There may be a risk of overstatement of revenue. Very good. पर आपने दो बार ये बात बता दी, there is a risk of overstatement of revenue। जब आपने ऊपर लिख दिया कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मसला है तो फिर नीचे उसको रिपीट करने की नीड नहीं है, पर अदरवाइज परफेक्टली ड्राफ्टेड। आगे 30% of the students were registered had not claimed the course material may create a risk that course material have been recognized at, अच्छा may have not been recognized in point in time। बिल्कुल सही। The cost of course material is including the fee. There may be a risk that the performance obligations might not have been identified. Different performance obligation might not have been identified, and transaction price might not have been allocated appropriately. The receivables might be overstated, which is the fee due in this scenario. अच्छा अब receivables का यहाँ पे कोई तस्करा नहीं है, तो हमने रिसीवेबल की बात नहीं करनी, तो मैं आपको लिख देता हूं कि एक्सेप्ट रिसीवेबल ऑल ओके। क्लियर है ईमान? शेरियार कह रहे हैं कि सर since 50% of fee is received in advance, there is a risk that you might have recorded as revenue at point in time rather than over a period. Very good यार, which may lead to overstatement of revenue and the statement of contract liability। ये बेहतरीन, ये पढ़ के आया 15। अच्छा भाई further cost of material is also included in the fees, so there is a risk that transaction price might not have been relating to allocated separate performance obligations and revenue relating to course material might have been recorded over time instead of point in time। बिल्कुल सही है जानी, वेरी गुड शेरियार। अच्छा भाई अब तू भी सुना दे, सुना देना, यहाँ पे मिल नहीं रहा तेरा। हाँ नहीं आ रहा, सच में नहीं आ रहा मेरे पास, अब आया बल्कि तूने लिखा है The EU has a policy of receiving 50% of the। अबे किसी का कॉपी तो नहीं कर लिया नीचे से ऊपर? सही है, मैंने बोला कॉपी पेस्ट कर, ये ले भाई, ऐसे कि किसी टाइम में बच्चा था ना। अच्छा किया भी क्या था उसने, नीचे से कमेंट उठा के ऊपर दोनों के सामने सामने आने सेम, क्योंकि उसने भी स्पेलिंग की गलती की हुई थी, वही उसकी हुई थी, फिर मैंने उसको बुलाया था अलग से। अच्छा भाई EU has a policy of receiving 50% of the fee in advance and 50% middle of the semester. Therefore, there is a risk that revenue might have been recorded at point in time instead of point over time। Very good, Shweb। Fee received include course material, therefore there is a risk that EU might record its income over the period instead of point in time। अच्छा देखो इसकी कोर्स मटेरियल की जो चीज है ना, इनकम वो बाद में बताना, पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बताओ। सीक्वेंस है, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माइट नॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड और ट्रांजैक्शन प्राइस माइट नॉट हैव बीन। जब पॉइंट ए और बी सब पॉइंट बताते हैं ना, तो आप बताते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस या एज फॉलोज, ऐसे करके। हाँ आप ये बोलोगे ना कि रेवेन्यू
might be overstated या revenue might have been recognized inappropriately due to the following reasons. तो फिर आप बताओगे कि भाई या तो inappropriately वो हो चुका हो. सही है जी, सेट है भाई, यहां तक कोई मसला जानी पक्की बात है. यानी अब मुझे आप ये बताएं, एक मिनट रुकिएगा, खाली एक ऑफिस का रिप्लाई कर लें. हाँ जी, अब जरा पर ऑनेस्टी से आप मुझे जवाब देंगे कि सर अगर आप अपने आप को 7 मार्क्स में से देते तो कितने देते, कंसिडरिंग दिस जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं. पहला, हाँ जी, देयर इज अ रिस्क that different performance obligations such as tuition fees and revenue from the course material not identified, सही है, might not be identified separately. ऐसा ही है ये. खैर यहाँ पे ये 2 बार आ गया, might not be identified separately. There is a risk that transaction price might not be allocated between tuition fees and course material. यानी ये ज्यादा लिखना अच्छा है स्पेसिफिकली कि इन दोनों में बाइफरकेट नहीं किया, और ज्यादा दिन में लिखूंगे डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. आगे, there is a risk that advance received from students might be recognized as revenue instead of contract liability. यानी जब आप पैसे लेते हो लोगों से तो आप बोलते हो ये मेरी लाइबिलिटी, अब तक मेरी इनकम नहीं बनी. वो इनकम बनती है ओवर द पीरियड, तो जिसने ओवर द पीरियड लिखा वो भी क्लैरिटी है. आगे, there is a risk that revenue from tuition fees might have been recognized at point in time instead of over the period. There is a risk that revenue from course material might be recognized over the period with tuition fees instead of when the course is delivered. अब मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे पॉइंट्स को टच किया? राइटिंग नहीं, राइटिंग का तो मसला ही नहीं है. मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आपने पॉइंट्स कन्वे किए नहीं किए, सारे किए, मार्क्स पूरे हैं. अब हर किसी के बयान करने का तरीका क्या है, डिफरेंट है, वो तो कभी मैच नहीं हो सकता. सही है, क्योंकि हर किसी के लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, पर आइडिया सेम करना होना चाहिए, उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. अच्छा भाई, तो मुझे वेरी गुड यार बच्चों, तो मुझे बताओ 7 में से कितने हैं? 5, 5, 6. हाँ जी, वलीद कहते हैं 4. चलो वेरी गुड यार, बड़ा ऑनेस्टली आंसर दिया. जुनैद कहते हैं 5. वेरी गुड. 7, 6. वेरी गुड. हाँ मैथ आपका तो बनता है, बिल्कुल बनता है 6. 7 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें. आपने सारे पॉइंट टच किए, मैं तो बोलता हूँ उसके 7 है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है. भाई आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने थे, रिस्क क्या थे इसके अंदर, कोर्स मटेरियल का रेवेन्यू के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाना. सही जी, जबकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ना हुई हो, ट्यूशन फी का एक टाइम पे हो जाना जबकि ओवर द पीरियड होना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का बाइफिकेट ना होना, ये सारी तो रिस्क है. खुद सोचो किसी इदारे का, ऐसे इदारे का ऑडिट करने जाओ तो उसमें वहां रिस्क ये वाले मौजूद होंगे. क्लियर है? यानी अब तक सर आपने मेरे साथ कुछ मेरे बनाए हुए सवाल किए हैं, कुछ पास पेपर्स किए हैं, तो अब हाथ सेट तैयार है. अगली क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा. अच्छा देखो, रिस्क के अभी भी और पैरामीटर्स है. अभी हमने समझो कि मैं आपको बेसिक रिस्क करवा रहा हूँ, सही है जी. फिर बेसिक रिस्क के बाद मैं आपको लेके आऊंगा एडवांस में, फिर उसमें चीजें क्या होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी. और मैंने अकाउंटिंग की तरह इसको बनाया है, जैसे मैंने अकाउंटिंग में क्या किया है, चीजें ऐड होती रहती है ना, आगे जाती हैं, तो सेम इज द केस है. आगे सवालात में वो क्या होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी. क्लियर है? अगली क्लास में मिलते हैं. अगली क्लास में आपको ये बताऊंगा कि किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाओ तो वहां पे क्या रिस्क होते हैं. तो हल्का सा एनजीओ के बारे में देख के आना कि एनजीओ बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है. सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में. अल्लाह हाफिज.